हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कंसिडरेशन एंड इट्स एसेंशियल्स। सो हम इस वीडियो में रेलिवेंट केसेस और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को विद द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। So according to section 2 subsection D of Indian Contract Act 1872, when at the desire of promisor, यानी कि जो promisor होता है, promisor कौन है? ऑफरर। ऑफरर के डिज़ायर पे the promisee or any other person has done or abstained from doing, या फिर does or abstains from doing, और promises to do or to abstain from doing something, यानी कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉमिसर या फिर ऑफरर के कहने पर कुछ करता है या फिर करने से रुक जाता है, आइदर इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो उस प्रॉमिस को या उस एक्ट को या फिर उस एब्सटिनेंस को, एब्सटिनेंस का मतलब होता है कुछ करने से रुक जाना, उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये है फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, वो हमें एज इट इज़ लिखनी होती है इन द एग्जाम्स। इसमें हम कुछ भी मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये एज इट इज़ ही याद करनी पड़ेगी। आइए आगे कुछ पढ़ते हैं फैक्ट्स अबाउट कंसिडरेशन। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इजेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इजेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में? समथिंग इन रिटर्न या फिर क्विड प्रो क्यो। तो कंसिडरेशन का मतलब है कुछ रिटर्न में मिलना। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट हम कंसिडरेशन के बिना करते हैं तो उसे वॉइड माना जाता है। आगे है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, कि कौन से पॉइंट एक कंसिडरेशन में अवेलेबल होने चाहिए जो कि इसे वैलिड बनाते हैं। सबसे पहले है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि जो ऑफरर है, जो प्रॉमिसर है, उसके डिज़ायर पे ही जो कंसिडरेशन है वो मूव होनी चाहिए। इफ़ एन एक्ट इज़ आइदर डन वॉलंटरली और एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी, इट कैनॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन। यानी कि अगर थर्ड पार्टी के कहने पर आप कुछ कर रहे हैं और ऑफरर को वो अच्छा लग रहा है या नहीं भी लग रहा, फिर भी वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। इस केस में लीडिंग पॉइंट जो है, वो लीडिंग केस जो है वो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। आइए देखते हैं इस केस के कंटेंट्स क्या हैं। डी हैड बिल्ट अ मार्केट एट द रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डीसी ने, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने डी को बोला कि आप एक मार्केट बिल्ड कर दीजिए। डी ने वैसा ही किया, एट द डिज़ायर ऑफ कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसने एक मार्केट बना दी। तो मार्केट में जो भी शॉपकीपर्स ने शॉप्स खरीदी, वो क्या करने लग गए, वो ना डी को कमीशन पे करने लग गए ऑन आर्टिकल सोल्ड बाय देम। बट किसी महीने में उन्होंने कमीशन नहीं दिया डी को, तो उस महीने क्या किया डी ने, कमीशन के लिए उन सभी शॉपकीपर्स को सू कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो आपका शॉपकीपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि आपने जो शॉप्स बनाई हैं वो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कहने पर बनाई है, ना कि शॉपकीपर्स के कहने पर। तो अगर आपको कंसिडरेशन शॉपकीपर से नहीं भी मिलती तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। कंसिडरेशन किससे मूव होनी चाहिए? ओनली फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, सो ये थे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस के कंटेंट्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस केस, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसेंशियल जो कि कंसिडरेशन में अवेलेबल होना चाहिए, वो है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है वो एक पर्सन के कहने पर, प्रॉमिसी के कहने पर दूसरी पार्टी भी पे कर सकती है। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, इंडियन लॉ में तो ये वैलिड है कि हाँ, प्रॉमिसी भी दे सकता है, यानी कि ऑफरी भी दे सकता है कंसिडरेशन, या फिर उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन भी दे सकता है। बट इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में ओनली प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन दे सकता है। इस केस में पॉइंट है, इस पॉइंट में लीडिंग केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। आइए देखते हैं इस केस के कंटेंट्स क्या हैं। चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में एक ओल्ड लेडी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट कर देती है, बट क्या उससे मांगती है इन रिटर्न कि तुम अपनी आंट को, मैटरनल आंट को एन्युटी देना मेरे जाने के बाद। जो उसकी बेटी है
आर, रमैया। तो जो ओल्ड लेडी है इसका नाम है चिन्नैया और उसकी बेटी का नाम है रमैया। तो रमैया जो है वो अग्री कर जाती है इस बात के लिए कि हाँ मैं अपनी आंट को पैसे दे दिया करूँगी, बट आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो ऐसा ही ओल्ड लेडी ने किया। बट क्या हुआ बाद में, जो रमैया थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया चिन्नैया को पैसे देना। मैटरनल आंट जो थी वो चिन्नैया थी और रमैया ने उन्हें पैसे देना मना कर दिया, कहा कि आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो तो मेरी मॉम ने मुझे दिया है और मैं उसकी हकदार भी हूँ। तो इस केस में क्या है, जो आंट थी उन्होंने अपनी मनी, अपनी एन्युटी रिकवर करने के लिए कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर दिया। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट ने कहा कि शी वॉज एंटाइटल्ड टू मेंटेन सूट, कि जो चिन्नैया ने, आंट ने, मैटरनल आंट ने जो भी केस किया है वो बिल्कुल वैलिड है, चाहे उन्होंने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी, बट उनके बिहाफ पे ओल्ड लेडी ने ऑलरेडी कंसिडरेशन दे दी थी और जो उन्होंने सूट किया है वो बिल्कुल वैलिड है और वो एन्युटी रिकवर करने के बिल्कुल हकदार हैं। ओके, so the court held that she was entitled to maintain suit because a consideration need not move from the promisee, it may move from other person also. alright, तो ये था हमारा केस चिन्नैया वर्सेस रमैया का, वेरी इंपॉर्टेंट केस। थर्ड पॉइंट इज इट मे बी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और फोरबियरेंस और रिटर्न प्रॉमिस। अब जो कंसिडरेशन है वो कुछ करने का प्रॉमिस हो सकता है, कुछ ना करने का प्रॉमिस हो सकता है, या फिर कुछ ना करने से बचने का प्रॉमिस हो सकता है। सो एन एक्ट मीन्स डूइंग ऑफ समथिंग। कंसिडरेशन एफर्मेटिव फॉर्म में होनी चाहिए कि हाँ इस केस में मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, आप इस रिटर्न में मुझे कंसिडरेशन देना। सो दिस एक्ट शुड नॉट बी वन विच समवन इज लीगली बाउंड टू डू। आप ये एक्ट पहले ही लीगली बाउंड नहीं होने चाहिए करने के। एन एक्ट और एब्सटिनेंस और फोरबियरेंस मीन्स नॉट डूइंग समथिंग। यहाँ पे कंसिडरेशन नेगेटिव होती है, यानी कि अगर आप कुछ करते हैं तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। आगे है कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहली स्लाइड में किया था डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें क्या मेंशन किया गया था, ये पॉइंट मेंशन किया गया था। उसमें लिखा था कि कंसिडरेशन जो है वो जब प्रॉमिसी हैज़ डन या अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, यानी कि पास्ट में, या डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट में, या फिर प्रॉमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग फ्यूचर में, कुछ भी समथिंग। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन में ही गिवन था कि जो कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट हो सकती है, पास्ट हो सकती है, या फिर फ्यूचर हो सकती है। अब पास्ट कंसिडरेशन क्या है? पास्ट कंसिडरेशन है जब कुछ भी प्रॉमिस किया जाता है या फिर पहले ही आपने कुछ कर दिया होता है एग्रीमेंट के बनने से, उसे पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए था जो वो टीच करता है बी के सन को एट बी इज़ रिक्वेस्ट, बट जो बी है वो प्रॉमिस करता है 500 रुपीज़ देने के। अब ए जो था वो ऑलरेडी पढ़ा चुका है बी के सन को। बी जो है वो मई में ए ने पढ़ाया था, जून में जाके बी बोल रहा है कि मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा पढ़ाने के। तो उस केस में क्या है, सर्विसेज ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, कंसिडरेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब जो ऑफरर है बी है, जो कि पैसे देना चाहता है 500 रुपीज़ ए को पढ़ाने के, वो जो है उसके लिए कंसिडरेशन ऑलरेडी पे कर चुका है ए। बट इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। आगे है प्रेजेंट कंसिडरेशन कौन सी होती है? जब गुड्स सोल्ड किए जाते हैं ऑन कैश, या फिर राइट ऑन कैश, जब गुड्स सेल किए जाते हैं उस केस में आप प्राइस पे करने का प्रॉमिस करते हो, और जो प्रॉमिस ही होता है वो गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है। यानी कि प्रेजेंट में आप कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं अभी कर देता हूँ अगर आप ये करोगे। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में है जब दोनों साइड से कंसिडरेशन मूव होगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, तब फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल में लिखा है कि एक्स प्रॉमिसेस टू सेल एंड डिलीवर हिज कार टू वाई आफ्टर अ वीक। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगा, बट ओनली आफ्टर अ वीक। और वाई प्रॉमिस करता है कि जब मुझे डिलीवर हो जाएगी आफ्टर अ वीक मैं डिलीवरी भी कर दूंगा। यानी कि फ्यूचर में दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में कोई भी एक्ट करूंगा आपके एक्ट करने के बाद, तो इसे बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। फिफ्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है कंसिडरेशन। इट कैन ऑल्सो बी लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके,
सो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न. दिस समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल इन वैल्यू टू समथिंग इन रिटर्न. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. ए अग्री टू सेल हिज कार वर्थ 1 लाख जस्ट फॉर 10,000. ए अग्री कर जाता है कि मैं अपनी कार बेच दूंगा 1 लाख की 10,000 में, और जो अग्रीमेंट था वो वैलिड कहलाता है. क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो कम भी हो सकती है. इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट कैन ऑल्सो बी इनएजुकेट. ओके. Then sixth point is consideration must be real. Where consideration is physically impossible, illegal or illusory, it is not real, shall not be valid consideration. जहाँ पे consideration impossible होती है देना, या फिर illegal होता है, या फिर वो सिर्फ imagination होता है, imaginary होती है, उस केस में consideration valid नहीं कहलाती. For example, ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि बी की सिस्टर में मैं अपनी जान निकाल कर डाल दूंगा. अब बी की सिस्टर जो है वो ऑलरेडी डेड है. अब डेड पर्सन में जान डाल देना पॉसिबल है? आप बताइए. नो, इट्स इम्पॉसिबल. तो उस केस में क्या है, जो एग्रीमेंट इनके बीच में बना है, कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बना है, ये वॉइड है फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज. क्यों? क्योंकि जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कंसिडरेशन में देने के लिए, वो कंसिडरेशन बिल्कुल ही इनवैलिड है परफॉर्म करने के लिए. सो दिस प्रॉमिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. राइट. सेवंथ पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू. कंसिडरेशन जो है वो आपकी ऑलरेडी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, यानी कि द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी कंसिडरेशन नहीं कहलाती. फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया टू पे बी हु हैड रिसीव्ड समन्स टू अपीयर एट ट्रायल कोर्ट इन अ सिविल कोर्ट at a certain sum being compensation for the loss during attendance. अब देखिए, बी जो था वो कोई बिजनेस करता था. अब बी के ऊपर कोई केस भी चल रहा था. बी को क्या था, कोर्ट में जाना था अपना पेश होने के लिए, उसकी हियरिंग थी. तो ए ने क्या कहा कि बी, अगर आपको कोई भी लॉस होता है बिजनेस में आपके कोर्ट में जाने से, तो मैं उसकी भरपाई आपको करूँगा. उस केस में क्या है, जो बी है उसकी वो ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में जाए. राइट. कोर्ट ने बुलाया है, समन भेजा है, तो ऑब्वियसली जाएगा ही, वो उसकी लीगल ड्यूटी है टू गो एंड अपीयर इन द कोर्ट. तो उस केस में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड है. और इसमें क्या हेल्ड हुआ बाद में कि द प्रॉमिस वॉज विदाउट कंसिडरेशन फॉर बी वॉज अंडर अ ड्यूटी टू अपीयर द कोर्ट. ए ने क्या कहा कि तुम कोर्ट में जाओ, वो मैं कंसिडरेशन मान लूँगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हारी तरफ से, और मैं तुम्हें कंसिडरेशन दे दूंगा कुछ अमाउंट या लॉस जो भी आपको बियर करना होगा इन द बिजनेस. इस केस में कंसिडरेशन तो बी से कोई मूव हुई ही नहीं. क्यों? क्योंकि बी का कोर्ट में जाना एक लीगल ड्यूटी थी और वो वैलिड नहीं माना गया एज अ कंसिडरेशन. एट्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए. अनलॉफुल तब कहलाती है कोई कंसिडरेशन जब वो लॉ के अंडर फॉरबिडन होती है, यानी कि लॉ के प्रोविजंस में नहीं कवर होती, फ्रॉड होता है, या फिर इससे किसी भी पर्सन को इंजरी होने का चांस है. राइट. तो कंसिडरेशन लॉफुल भी होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 पॉइंट्स विच मेक्स कंसिडरेशन वैलिड. आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, केसेस भी क्लियर होंगे, एग्जाम्पल्स भी क्लियर होंगी. In case you have any query, you can drop your queries in the comment section. I will definitely reply to your queries. So thank you so much for watching.